हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि F7 का BPP किट का जो है वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन्वेंट्रीज एंड एग्रीकल्चर जो है वो चैप्टर का नाम होने वाला है, यानी कि IS2 और IS41। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको देखो इन्वेंट्री पूछा है, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू, तो यानी कि IS2 का जो है वो क्वेश्चन होने वाला है। और IS2 जैसे ही आता है वैसे आपको एक चीज़ जो है वो याद आनी चाहिए कि इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो लोअर ऑफ होती है, या तो कॉस्ट या फिर एनआरवी, जो भी इन दोनों में से लोअर होता है उस पर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देते हो। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, कैमिनस कंपनी के पास जो है वो फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैं अपनी इन्वेंट्री में ईयर एंड पे। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट भी दी हुई है, सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। आपको बताने की टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रखोगे आप फाइनेंशियल पोजीशन में अपने, और ये सारे आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास एक कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए होता है एनआरवी। और एनआरवी कैसे निकाल सकते हैं यार, आप देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपके पास एनआरवी आ जाएगी। तो 55 में से 8 गया तो सीधा सीधा 47, 25 में से 4 21, और 27 में से 5 22। अब हम लोगों को जो है वो कंपैरिजन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री कैसे निकालोगे यार, जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके प्राइस के साथ, तो आपके पास जो है वो इन्वेंट्री आ जाएगी। अब आपको ए की निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है, और टोटल कर दोगे, सबको ऐड ऑन कर दोगे तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की क्वांटिटी 1000 है, बी की 2500 है और सी की 800 है। अब मेन बात आती है कि आपको प्राइस क्या लेना है। प्राइस वही कॉस्ट या फिर एनआरवी, दोनों में से जो भी लोअर होगा। तो पहले में देखो कॉस्ट है 40, यहाँ पे 47, दोनों में से लोअर 40, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। बी प्रोडक्ट में देखोगे तो कॉस्ट 15 है और एनआरवी 21 है, दोनों में से लोअर 15, तो मैं 15 को सिलेक्ट कर लूँगा। सी में 23 कॉस्ट है और 22 एनआरवी है, तो यहाँ पे मेरे को एनआरवी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, जो IS2 कहता है। तो पहले में जो है प्राइस 40, दूसरे में 15 और तीसरे में 22। तो 40 इंटू 10 तो सीधा सीधा 40,000 हो जाएगा। 2500 इंटू 15 जो होता है वो आपका होता है 37,500, और 800 मल्टीप्लाई बाई 22 ये आपका होता है 17,600, ठीक है। अब इन तीनों को टोटल कर देता हूँ मैं, 17,600, 37,500 प्लस 40,000, 95,100 जो है वो आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस पे जो है वो हमारी इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड होने वाली है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, F3 लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। बाकी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, और ये एग्जामिनर रिपोर्ट में भी आ रखा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है आई गेस। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एट 31 दिसंबर 20x4 लिच कंपनी के पास जो है अपनी इन्वेंट्री में 100 आइटम्स पड़े थे वर्क इन प्रोग्रेस के, जो कि कॉस्ट कर रहे थे इतने प्रोड्यूस करने के लिए, और एस्टिमेट किया है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कॉस्ट होगी 13 पर यूनिट टू कंप्लीट। 13 पर यूनिट उसको अभी वर्क इन प्रोग्रेस में ही है, ठीक है, तो कंप्लीट होने में उसको $13 की कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से और लगने वाली है। और उसके बाद जो है वो हर यूनिट जो है वो $166 में सेल कर पाएंगे हम लोग। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 2% ऑफ रेवेन्यू, ओके। और इन अकॉर्डेंस विद IS2 इन्वेंट्री आपको बताने की करेक्ट वैल्यू क्या होगी लिच कंपनी की इन्वेंट्री की एज एट 31 दिसंबर 20x4। इसको जो है वो हम यहाँ पे आके सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर जैसा क्वेश्चन कर रहा था बिल्कुल लगभग सेम है। अब यहाँ पे देखो आपके पास कॉस्ट जो है वो सीधा सीधा दी हुई है 14,900, ठीक है, कॉस्ट आपके पास दी हुई है 14,900। अब मेरे को जो है वो एनआरवी निकालना है, ठीक है। अब मैं एनआरवी निकाल लूँगा, और आपको पता है इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी। तो अब मेरे को एनआरवी निकालनी है। एनआरवी के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो सेलिंग प्राइस और एक आपके पास जो कॉस्ट लगाते हो आप लोग, ठीक है, कॉस्ट टू सेल या फिर जो भी आपकी कॉस्ट लगती है, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास एनआरवी आ जाएगा। तो हमारे पास देखो सेलिंग प्राइस जो है वो देख रहे हो कि हमारे को $166 में हम सेल कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे, जब हम $13 की जो है वो कॉस्ट भी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 166 का, और आपके पास जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई $13 की, ठीक है। अब एक और बात है यहाँ पर कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई है, जो कि 2% ऑफ रेवेन्यू, 2% रेवेन्यू की जो है वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट दी हुई है। तो एक तो मेरे को ये जो $13 की मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ हर यूनिट के ऊपर, इसको माइनस करना पड़ेगा, और ऊपर से ये जो सेलिंग कॉस्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है, मेरे को इसको भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, 2% ऑफ रेवेन्यू। और रेवेन्यू कैसे आएगा यार, रेवेन्यू यहाँ पे तो है ही नहीं, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा। देखो आप एक यूनिट जो है वो $166 में सेल कर पाते हो, और आप टोटल कितने यूनिट सेल कर रहे हो, 100 आइटम्स आपके वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो आपके पास रेवेन्यू कितना आएगा, 166 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपके पास इतने यूनिट के हिसाब से सेल करते हो, और इतने आपको यूनिट सेल करने हैं अभी वर्क इन प्रोग्रेस में जो कि हैं, और जो प्रोड्यूस करने के बाद बाकी जो भी कवर वगैरह होगा यहाँ पे जैसे लिखे ना, एस्टिमेटेड द वर्क इन प्रोग्रेस विल कॉस्ट 13 पर यूनिट टू कंप्लीट।
तो जब 13 यूनिट लगेंगे और तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो पहले तो ये $13 जो है वो मेरे को इन्वेंट्री में से हटा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 166 में से 13 तो सीधा सीधा चला गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है वो 100 यूनिट्स के हिसाब से बेच रहे हैं, तो हम लोग जो है वो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो 1 यूनिट का नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग पूरी इन्वेंट्री का जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वरना यार सीधा सीधा ये देख लो ना यार, आप 166 का बेच रहे हो 1 यूनिट, 166 का 1 यूनिट, और आपके पास टोटल 100 है। तो सबसे पहले तो आप सेलिंग प्राइस कितनी रख लोगे, 166 मल्टीप्लाई बाय 100, 166 100 हो जाएगा, 166 16,600। और आपके पास कॉस्ट भी आ रही है 13 के हिसाब से, तो पहले आपको इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपके पास यूनिट्स कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो आपको 100 यूनिट के हिसाब से सारा लेना है, तो 1300 आपकी ये आ गई। दूसरी बात, आपको जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट भी माइनस करनी है, जो कि 2% है रिवेन्यू का। और अब रिवेन्यू कितना होगा आपके पास, आपको पता होगा, जैसे रिवेन्यू हम सेल्स वगैरह निकालते हैं, आपके पास यूनिट्स कितने हैं, 100, और आप लोग कितने में बेच रहे हो, $166 में हर यूनिट बेच रहे हो। और तो आपके पास टोटल रिवेन्यू आपके पास कितना आ गया, 16600, ये आपका टोटल रिवेन्यू हुआ। रिवेन्यू रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जितने भी आप सेलिंग प्राइस करते हो, जितने भी आप यूनिट बेचते हो, वो आपका रिवेन्यू आ जाता है। ये आपका क्या हो गया, रिवेन्यू, ठीक है। अब इसका 2% जो है वो क्या है, आपका सेलिंग कॉस्ट। तो आपको इसको भी NRV निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। तो 16,600 मल्टीप्लाई बाय 2%, ये होता है 332। ये 332 जो है वो आपका डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है, तो वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो अब आपकी ये तीनों को माइनस करोगे तो आपके पास NRV आ जाएगी। और NRV हम क्यों निकाल रहे हैं यार, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड होती है लोअर पे, या फिर कॉस्ट या फिर NRV। और NRV निकालने के लिए एक तो सेलिंग प्राइस लिया, एक हमें जो है वो $13 और लगाने पड़े थे अपनी तरफ से, ताकि वो कंप्लीट हो सके, तो इसलिए मैंने इसको $13 वाले को भी माइनस करा। और लास्ट में जो है वो मैंने 2% जो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ था वो भी निकाल लिया। रिवेन्यू का दिखाना था, तो रिवेन्यू ऐसे निकालते हैं, जो भी जितने में आपकी 1 यूनिट बिक रही है प्लस में आप कितनी यूनिट्स बेच रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत होगी तो यार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो NRV की वैल्यू क्या आएगी, 16,600 माइनस 1300 माइनस 332, तो ये आपके पास आता है 14968, 14968। अब आपको जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी इतनी और NRV आपकी है इतनी, तो ये 4900 है, 4968 है, यानी कि कॉस्ट जो है वो आपकी लोअर है। इसका मतलब आपका आंसर जो होने वाला है वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी 14,900 पे। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल मुश्किल की बात नहीं थी। आप जो है वो बस यही करना था कि यार ये आपके पास 100 यूनिट्स हैं, तो आपको टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करके करनी थी, बस इससे ज़्यादा तो कुछ और भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 134 पे। ये थोड़ा IAS 41 के हिसाब से पूछा, एडवर्ट अमाउंट इज अ बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन केस पे करते हैं हम IAS 41 के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। इसी पे जो है वो आप लोग मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन हम यही करते हैं कि यार जो भी आपके पास बायोलॉजिकल एसेट है, अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है, स्टार्टिंग में इनिशियल रिकॉग्निशन लिखा हुआ है यार स्पेशली, तो क्या करते हो, जो भी फेयर वैल्यू होती है उसमें से जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल होती है आप उसको माइनस कर देते हो, और आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाती है कि आप एसेट को किस पे रिकॉर्ड करने वाले हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन था। इसके बाद 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू IAS 41 एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे पहले ग्रोथ है, फिर हार्वेस्ट, फिर प्रोक्रिएशन, डीजनरेशन, ठीक है। तो ये तो मतलब एक वही आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए थ्योरी एरिया की, तो आराम से यार कोई भी कर लेगा। देखो ग्रोथ तो सीधा सीधा जो है वो आपका आउटकम होता ही है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बेसिकली ये होता है ना कि एक बायोलॉजिकल एसिड जो भी होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आगे प्रोड्यूस हो पा रही हैं, तो अगर ग्रोथ है तो वो तो उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इसके बाद जो हार्वेस्ट, नहीं यार हार्वेस्ट तो नहीं होता, क्योंकि हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोग कुछ चीज़ें को रिमूव कर रहे हो जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है बायोलॉजिकल एसिड, जैसे कि मान लो आप क्रॉप्स वगैरह कट कर रहे हो, तो ये कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होने वाला है। तो यही ऑप्शन मेरे ख्याल से जो आपसे पूछा है, नॉट द आउटकम, तो हार्वेस्ट होने वाला है। प्रोक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि लाइक कोई एडिशनल लिविंग एनिमल या फिर प्लांट जो है वो क्रिएट हो रहा है, जैसे कि लाइक जो भी आपकी सीडिंग वगैरह होती है, उससे जो है एक और बायोलॉजिकल आउटकम आ गया, ये प्रोक्रिएशन हो रहा है। डीजनरेशन का मतलब यानी कि कोई एजिंग हो रही है, प्लांट एज हो रहा है, एनिमल एज्ड हो रहा है, तो वो डीजनरेशन होता है, उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो वो होता है, ये भी आउटकम होता है यार बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। हार्वेस्ट है जो वो नहीं होता,
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। हाउ इज द गेन और लॉस अराइजिंग ऑन बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद IS 41। IS 41 में आपको सीधा सीधा कहते थे कि कुछ भी गेन हो या फिर लॉस हो वो आपको सीधा सीधा PNL में जो है वो इंक्लूड करना है। और पहले वाले ऑप्शन में यार ये लिखा हुआ है, बाकी इसमें रिटेन अर्निंग OCI डेफर्ड कर दो, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। सीधा सीधा आपको बोला गया है कि आप जो है वो अपने PNL में जो भी गेन लॉस होता है उसको डाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 137, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IS 2 आर करेक्ट और इनकरेक्ट। Production overhead should be included in cost on the basis of a company's actual level of activity in the period। तो यार ये स्टेटमेंट जो है वो सीधा सीधा एक्चुअल लेवल, यहाँ पे अगर आप इस वर्ड पे नोटिस करो तो इसको पढ़ के जो है वो सीधा सीधा इनकरेक्ट बन जाती है। क्योंकि देखो जो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं जो भी हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, देखो इन्वेंट्री में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल लेवल नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉर्मल लेवल के एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, लाइक अगर मैं आपको एक्चुअल और नॉर्मल के लेवल में दोनों में फ़र्क बताऊं तो एक्चुअल लेवल का मतलब ये होता है कि आपकी जो रियल प्रोडक्शन आपने अचीव करी है ना, मान लो आपने एक क्वार्टर ले लिया, Q1, ठीक है, जैन से मार्च तक का क्वार्टर होगा आपका स्टार्टिंग का। तो आपने जो है इस क्वार्टर में बता दिया कि आपके पास रियल प्रोडक्शन कितनी है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। तो लेकिन IS 2 क्या कहता है, IS 2 कहता है कि आपको नॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड करने हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है कि आप लोग जो है वो एवरेज लगा के चलते हो कि लाइक Q1 से पहले वाले क्वार्टर में कितना है तो अगले क्वार्टर में जो है वो कितना हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन लेवल जो आप एक्सपेक्ट करते हो आने वाले पीरियड के दौरान, जो भी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होते हैं कि इस साल जो है वो मतलब इस क्वार्टर में जो हमारी इन्वेंट्री है वो इतनी सेल हुई, तो आगे में इतने प्रोडक्शन ओवरहेड जाने वाले हैं, आगे में इतने आएंगे, ऐसा। तो IS 2 हमेशा ये कहेगा कि आपको नॉर्मल वाला यूज़ करना है, ना कि एक्चुअल वाला। एक्चुअल मतलब जितना रियल में आया, और नॉर्मल वाला मतलब जो हम एवरेज सोच के चलते हैं कि कितना आ सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब जो आप रियल में कितना आया, हम ये नहीं देखते कितना आ सकता है, हम वो देखते हैं, यानी कि नॉर्मल लेवल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है, इन अराइविंग एट द NRV सेटलमेंट डिस्काउंट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड। नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस में से आप सेटलमेंट डिस्काउंट वगैरह जो है वो कभी भी माइनस नहीं करते। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि सेटलमेंट डिस्काउंट में से क्या माइनस होता है, खाली जो भी आपका कॉस्ट टू सेल होता है, या फिर आपको आगे जो इन्वेंट्री को और बेचने के लिए और जो कॉस्ट लगाते हो, वो सब चीज़ें जो है वो आती हैं। या फिर सेलिंग कॉस्ट, आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है वो माइनस कर देते हो। ये नहीं कि भैया आप जो है वो जो भी डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है उसको भी माइनस कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपकी फाइनेंस कॉस्ट में चले जाता है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला। नहीं, देखो यहाँ पे सब पे सही था, लेकिन लीफो, IS 2 ने साफ साफ कहा भैया देखो फीफो यूज़ करना है करो, वेटेड एवरेज यूज़ करना है करो, लेकिन लीफो हम यूज़ नहीं करने देंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सारी एक्सेप्टेबल है। It is permitted to value finished goods inventory at material plus labor cost only without adding production overhead। एकदम गलत स्टेटमेंट, सारी गलत है। यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि हम जो है उसकी कॉस्ट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको हमें ऐड करना पड़ता है ताकि हम कॉस्ट तक पहुँच पाएँ। आपने ये शायद MA वगैरह में पढ़ा होगा कि ये कॉस्ट वॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करनी है तो मटेरियल आएगा, लेबर आएगी, लेकिन आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको इन्वेंट्री की असली वैल्यू पता चलेगी। बट यहाँ पे कहा है कि आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड नहीं करना, विच इज़ गलत स्टेटमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, Baoni company manufactures cycling equipment. It has a number of specialized frames in inventory जिसकी कॉस्ट है 20,000 टू मैन्युफैक्चर। इन फ्रेम्स को जो मैन्युफैक्चर किया था फॉलोइंग एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एट एन एग्रीड सेलिंग प्राइस ऑफ 30,000। तो मतलब इनको स्पेशली एक कस्टमर के कहने पे बनाया गया है और जिसका सेलिंग प्राइस है 30,000, कॉस्ट है 20,000 और सेलिंग प्राइस 30,000, क्योंकि हमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई थी कस्टमर की। ड्यू टू recent technological advances the current cost of manufacturing such frame is estimated to 15,000। मतलब आपको 15,000 जो है वो करंट कॉस्ट आ गई, बट आपको ये बात याद रखनी है कि हम लोग पहले ही एग्री कर चुके हैं कि हम सेलिंग प्राइस 30,000 का रखने वाले हैं, और अभी की कॉस्ट 15,000 आने वाली है, और हमारे पास जो पहले से ही नंबर ऑफ स्पेशलाइज फ्रेम हमारी इन्वेंट्री में $20,000 के पड़े हुए हैं, और अभी हमें और जो है वो बनाने हैं। उसकी जो आपको कॉस्ट जो है वो दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सच फ्रेम इज एस्टिमेटेड टू बी $15,000। बाओनी कंपनी ऑल्सो हैज इन्वेंट्री ऑफ 3,000 पेडल्स पड़े हैं जिसकी कॉस्ट है 20 ईच, और ये जो है वो डैमेज हो चुके हैं, और कंपनी अगर $5,000 और लगाए रिपेयर करने में
तो इसको जो है वो सेल कर सकती है $21 ईच में। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में। अब आपको बताना है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाउनी कंपनीज इन्वेंट्री आर ट्रू। ये थोड़ा सा ब्लर है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो आपको ये सारी फ्रेम्स और पेडल्स दोनों की मतलब वैल्यू बता दी है कौन सी है। ये थोड़ा सा जूम आउट करके ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। फटाफट से यार हम इसको जो है वो कर लेते हैं, और ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, बट चलो फटाफट से इसको ट्राई करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यार फ्रेम्स की बात करूं, फ्रेम्स की, तो आपको पता है हम इन्वेंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, वही लोअर ऑफ आपको करना है एनआरवी या फिर कॉस्ट। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप फ्रेम्स की बात करेंगे, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। जो फ्रेम्स हैं उसकी हमारे पास पहले से ही $20,000 की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो आगे सेल करना है वो 30,000 का है, यानी कि कॉस्ट आपको 20,000 दी हुई है। एनआरवी कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस में से जो भी आपकी कॉस्ट टू सेल वगैरह आती है, जो भी आप सेलिंग प्राइस वगैरह से सेलिंग कॉस्ट माइनस करते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस के बाद ये कोई सेलिंग कॉस्ट वगैरह कुछ है ही नहीं यार। तो 30,000 में से अगर आप कुछ भी नहीं माइनस करोगे तो आपकी एनआरवी क्या ही बन गई, 30,000, ठीक है। और ये जो आपके पास दिया हुआ करंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच फ्रेम इज एस्टिमेटेड टू बी, अब जो आपका कॉस्ट आने वाला है वो 15,000 है अभी, लेकिन आपके पास इन्वेंट्री में पहले से यार $20,000 के पड़े हुए हैं। अब 15,000 के लगेंगे, इसको नहीं लगेंगे, उससे मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरी इन्वेंट्री में पहले से ही $20,000 की पड़े हुए हैं वो वाले फ्रेम, तो मैं आगे 15,000 के और थोड़े खरीद के आऊँगा। अगर वो सस्ते भी पड़ रहे हैं तो मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़े से पड़े रहने दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो 15,000 कोई मेरे लिए रेलिवेंट चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक कॉस्ट है आपके पास 20,000 और एनआरवी आपके पास 30,000 है। अब आप लोग अभी तक करते ही आ रहे हो, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो 20,000 और 30,000 में से लोअर क्या है, 20,000, यानी कि फ्रेम्स को जो है वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए 20,000 पे, यानी कि फ्रेम शुड बी वैल्यूड एट 20,000, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पेडल्स की बारी आ जाती है यार। पेडल्स में क्या क्या चीज़ें थी आपके पास, ये 3,000 पेडल्स थे, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। अब कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट 20 ईच है, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना था, एनआरवी। एनआरवी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आपके पास देख रहे हो कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं $21 ईच में, लेकिन हमको पहले $5,000 का खर्चा भी करना पड़ेगा रिपेयर कराने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो यार हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, काम करते हैं पेडल्स के लिए। पेडल्स, इसकी कॉस्ट क्या होगी आपके पास, 3,000 पेडल्स थे, यानी कि क्वांटिटी में 3,000, और हर एक की कॉस्ट कितनी थी, 20 की, तो यानी कि ये 60,000, यानी कि कॉस्ट आपके पास पेडल्स की है 60,000 की। अब मैं निकाल लेता हूँ एनआरवी। एनआरवी निकालने के लिए सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस मेरे को दिया हो $21 का, पेडल 3,000 ही है, तो 3,000 पेडल्स, और कॉस्ट थी सेलिंग प्राइस 21 था, तो 21 इंटू थ्री 63,000, ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको $5,000 का रिपेयर भी करवाना है, तब जाके आप $21 में बेच पाओगे। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस तो हो गई, बट मेरे को कॉस्ट भी तो देनी पड़ेगी कुछ, ताकि रिपेयर वगैरह की, ताकि मैं जो है वो इसको 63,000 में बेच पाऊँ। तो मेरे को 5,000 की कॉस्ट भी देनी है, यानी कि 58,000। अब ये जो है वो मेरे पास आ गया एनआरवी। अब मेरे को जो है वो चूज़ करना है कॉस्ट या फिर एनआरवी, जो भी लोअर होता है। ये कॉस्ट है 60, एनआरवी है 58,000, तो बता दो आप कौन सा लोअर है, 58,000, यानी कि ऑप्शन नंबर पेडल के लिए होगा 58,000, जो कि है ये वाला, ठीक है। सितंबर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 139, इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, इन्वेंट्री काउंट जो है वो कैरी हुआ 4 अप्रैल 2026 को। 31 मार्च का ईयर एंड था और हमने इन्वेंट्री काउंट किया 4 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि ईयर एंड के बाद में। इसके बाद द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री काउंटेड वॉज $36 million बिटवीन 31 मार्च एंड 4 अप्रैल। Goods with a cost of 2.7 million were received into inventory and sales of 7.8 million were made at a markup on cost of 30%। तो इसमें बेसिकली यार यहाँ पे यही हो रखा है कि आपका ईयर एंड मान लो यहाँ तक ख़त्म हो गया, बट आपने जो इन्वेंट्री काउंट करी वो इस दौरान 4 दिन के बीच में जितनी भी इन्वेंट्री काउंट करी, और आपको ये वाले पीरियड का जो भी सारा डाटा है वो दिया हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पे तो इन्वेंट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, बट यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होने वाली है क्लोजिंग में, ठीक है। तो आपको बाद में इन्वेंट्री काउंट करी, यहाँ पे आपने कुछ सेल बेल वगैरह भी कर दी, तो ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। बट आपको ये बताना है कि इसके पहले यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो कितने होने वाली है। बट अमाउंट इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च, यानी कि ईयर एंड पे, ठीक है। मतलब ईयर एंड पे आपको इन्वेंट्री पता होनी चाहिए थी, बट ये नहीं पता। इसके बाद में 4 दिन आपने इन्वेंट्री वगैरह जो भी आई गई ये सब चीज़ें करी, और उसके बाद की आपको इन्वेंट्री जो है वो बता रखी है। इन्वेंट्री काउंट कितना है, $36 million का, 36 मिलियन का, और आपके पास कॉस्ट भी आई है 2.7 मिलियन की।
रिसीव्ड इनटू इन्वेंट्री एंड सेल्स ऑफ 7.8 मिलियन की आपने सेल भी करी है और मार्कअप भी है कॉस्ट पे 30% का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फटाफट से इसको ये साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आ गए हैं, देखो मान लो आपका जो है वो ईयर एंड यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ईयर एंड हो गया 31 मार्च और ये बीच में 4 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 अप्रैल को जाके अपनी इन्वेंट्री काउंट करी तो यहाँ पे आ गई $36 मिलियन की। लेकिन मेरे को 4 अप्रैल वाली डेट की नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 31 मार्च में मेरी इन्वेंट्री कितने की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि 36 मिलियन से मेरे को यहाँ वापस पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपके पास एक ये चीज़ है, एक तो कि $2.7 मिलियन की जो आपने रिसीव करी है इन्वेंट्री में और आपकी सेल्स इतनी है और मार्कअप कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पे 30% का। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये 2.7 मिलियन की आपको इन्वेंट्री रिसीव हुई है, यानी कि इन 4 दिनों में आपकी इन्वेंट्री बढ़ी है 2.7 से। तो अब अगर मेरे को पीछे जाना है, अगर मेरी इन्वेंट्री ये 36 मिलियन है, इसमें 2.7 मिलियन मैंने प्लस किया होगा, तभी तो जाके 36 मिलियन हुआ है। तो पहले मेरे को 36 मिलियन में से 2.7 तो मेरे को सीधा-सीधा माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे नहीं जाना है, मेरे को पीछे की तरफ जाना है, अपने ईयर एंड की तरफ देखना है, यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है? जबकि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे 36 मिलियन है और 36 मिलियन कैसे आया होगा? क्योंकि 2.7 मिलियन की मैंने इन्वेंट्री ऐड करी होगी, मैंने खरीदी है, जो भी है, तो मेरे पास इन्वेंट्री बढ़ी है, तो मैंने प्लस किया होगा। लेकिन मुझे तो पहले की जानना है, तो मेरे को वापस से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ बात ये आ गई कि आपने जो है वो कुछ सेल वगैरह भी करी है, सेल है 7.8 मिलियन की और मार्कअप है कॉस्ट पे 30% का। ये हम एफए लेवल की बात अगर आपको याद होगी, सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपके पास 7.8 मिलियन है, जिसको अगर हम 30 हटा के बात करें तो 7800, और आपके पास कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स हो जाएगी। और प्रॉफिट कितना आएगा देख रहे हो, मार्कअप दिया हुआ है 30% का। 30% का मतलब क्या होता है 0.3, और किसका है, कॉस्ट का है, कॉस्ट मैंने एक्स लिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा 0.3 एक्स। आई होप आपको इतना जो है वो पता होगा। अब इसके बाद हम 0.3 एक्स ले लिया, तो यहाँ से जो है वो मेरे को क्या निकाल लूँगा, 7800 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0.3 एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 प्लस 0.3 एक्स कितना होता है 1.3 एक्स, 7800। अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से, 7800 अपॉन में 1.3 इज इक्वल टू एक्स, 7800 अपॉन में 1.3, ये आपके पास आता है 6000, ठीक है। अभी 3 जीरो हटा के बात कर रहे हैं, अगर 3 जीरो लगा दोगे तो 6 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स क्या लिया था हमने, कॉस्ट। और अब आपको मैंने पता है कि ये मैंने कॉस्ट क्यों निकाली है, क्योंकि यार हमने कॉस्ट जो है वो आगे यही सोल्व करा होगा ना कि अब देखो यहाँ पे इतने बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे पास, हम इन्वेंट्री को किस हिसाब से करते हैं, कॉस्ट पे या फिर एनआरवी पे। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस वगैरह थोड़े हम लेने वाले हैं कि हमने कितने में बेचा, हमें तो यहाँ पे बेचने में लिखा हुआ है 7.8 मिलियन में बेचा, इतना हमारे को प्रॉफिट हुआ, हमें सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं है। इन्वेंट्री में किसका काम आता है, कॉस्ट का। तो आपके पास कितनी एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट लगी, ये देखना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने ये जो 36 मिलियन की इन्वेंट्री 4 अप्रैल को रखी है, इसमें से सबसे पहले आपने 6 मिलियन जो है वो माइनस कर दिया होगा कॉस्ट का, क्योंकि आपने कहा यार चलो मैंने 7.8 मिलियन का जो है वो सेल कर दिया और 6000 की जो है वो मेरी कॉस्ट आ गई, तो आपने इसको माइनस करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपके पास प्रॉफिट आया होगा 1800 का। लेकिन अब आपको जो है वो पहले की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड करी है ना 6000 की, आपको इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ सेलिंग प्राइस का नहीं करने वाले, क्योंकि ये 36 मिलियन सीधा-सीधा आपको जो है वो इन्वेंट्री दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये मत समझना कि हमने सेलिंग प्राइस का हमने कुछ क्यों नहीं किया, ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, कॉस्ट की, कि हमने हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी थी यार, कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है हमने पहले से ही कॉस्ट माइनस कर दी होगी, अब मुझे वापस जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, 4 अप्रैल से 31 मार्च पे जा रहा हूँ। जो प्लस कर दिया था उसको माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस कर दिया था उसे प्लस करना पड़ेगा। तो 6000 यानी कि 6 मिलियन की जो है वो कॉस्ट आने वाली थी, तो मैं सीधा-सीधा 6 मिलियन को जो है वो प्लस कर दूँगा, क्योंकि पहले मैंने कॉस्ट को माइनस करा था, अब मैं प्लस कर दूँगा। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36 + 6 - 2.7 39.3, ठीक है। आगे मिलियन भी लगा देंगे, तो ये आपका जो है वो आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत जो है वो कह लूँगा यार, थोड़ा ट्रिकी विकी था कि आपको जो है वो कॉस्ट वॉस्ट निकालनी थी, फिर वापस पीछे ईयर में जाना था, बट इट इज़ ओके, क्वेश्चन करते रहोगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आगे जाके आसानी लगेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एट 31 मार्च 2027 टेंटेकल कंपनी के पास 12,000 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट इसके,
क्वांटिटी दी हुई है, इंक्लूडेड कॉस्ट भी दी हुई है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग अप्रैल और मई यूनिट्स ऑफ ये वाले प्रोडक्ट के जो हैं वो सोल्ड करे गए हैं एट अ प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस आपको दे दी, ठीक है जी। और सेल्स स्टाफ जो है वो रिसीव करिए 15% कमीशन जो भी सेल्स प्राइस पे है, ठीक है। तो आपकी कुछ सेल्स प्राइस है उस पर आप 15% कमीशन भी दे रहे हो, यानी कि आप इस पर 15% कमीशन भी दोगे अपने सेल्स स्टाफ को। तो एनआरवी का आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव हुई हैं 14 जुलाई 2017 को, ओके। वट अमाउंट शुड इन्वेंट्री एट प्रोडक्ट W332, जो भी प्रोडक्ट है आपका वो रिकॉग्नाइज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एट 31 मार्च X7, ठीक है। आपको आंसर जो है वो नियरेस्ट होल्ड होल्डर्स में जो है वो देना है। अब इसको समझने से पहले ना, जो पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे ये लिखा है ना कि टेंटिकल कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव होते हैं 14 जुलाई 2017 को। इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत पता रहे यार कि क्वेश्चन में क्या है भी क्या रहा है, ठीक है। मान लो ये आपके पास ईयर चल रहा है, ठीक है। 31 मार्च को जो है वो ख़त्म होता है आपका ईयर एंड, ठीक है। ये है ना 31 मार्च, यस 31 मार्च X7। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल X6 को। अब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव होती है 14 जुलाई X7 को, 14 जुलाई X7 को, ठीक है। और आपको यहाँ कहीं अप्रैल और मई यहाँ पे जाके ना आपको पता चल रहा है कि आपकी जो इन्वेंट्री में कुछ ऐसी कॉस्ट वॉस्ट जो है वो लगाएगी। देखो कॉस्ट आपको सीधा 6 पर यूनिट के हिसाब से दी है, बट आपको एनआरवी भी अब कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा कि एडजस्टमेंट जो होती है वो ईयर एंड के बाद में, कि एडजस्टिंग स्टेटमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, कि अगर इसके बाद कुछ ईयर एंड होने के बाद हो जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं नहीं करते, ये सारी चीज़ें। तो अब बात ये है कि यहाँ पे आपने कुछ इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर रखी होगी पहले से ही। अब यहाँ पे कुछ आपको पता चलता है कि यार ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है, तो आपको जो है वो इस इन्वेंट्री में चेंज करना पड़ता है। और वो चेंज आप तभी कर सकते हो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक अप्रूव नहीं हुई। अब इससे पहले पहले अगर आपको पता चल गया ना, तो आपको ये वाले ईयर की जो है वो पहले से ही चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपने इन्वेंट्री करी 20,000 की, ठीक है जी। 20,000 की आपने इन्वेंट्री रख रखी, बट यहाँ से आपको जाके पता चलता है कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम होने वाली है और अब वो 18,000 की रह जाएगी। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले ही पता चल जाता है ना, तो आप ये 20,000 को काट के 18,000 शो करते हो, ठीक है। तो अब मेरे को यहीं पे चेक करना है कि अप्रैल मई में मेरी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है। अगर कम वम हो रही है तो मैं यहाँ पे जाके पहले से ही जो है वो उसको कम करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यही जो है वो आपको बताया हुआ है ताकि कि इससे पहले हुआ है, इसका मतलब अगर कुछ भी चेंज आता है तो आपको यहाँ पे ईयर एंड में चेंज करके दिखाना है। अगर 14 जुलाई के बाद यहाँ पे कहीं पे हुआ होता तो फिर कुछ भी अगर चेंज आता भी ना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करके ना दिखाता। जो भी वैल्यू पहले से इन्वेंट्री में थी, मान लो 20,000, अब यहाँ पे मान लो 2,000 का चेंज आ भी जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री 18,000 की हुई, लेकिन इस अप्रूवल के बाद में तो यहाँ पे 20,000 पे कुछ भी फर्क नहीं आता, क्योंकि अप्रूवल से पहले पहले सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करी जाती हैं, ठीक है। ये दिया था आपको अप्रूवल का। अब मेन आते हैं यार इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो इन्वेंट्री होती है वो रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ जो भी आपका कॉस्ट होता है या फिर एनआरवी होता है, ठीक है। कॉस्ट या फिर एनआरवी। कॉस्ट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ सीधा सीधा। कॉस्ट आपके पास $6 पर यूनिट है और आपके पास 12,000 यूनिट है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपके पास 72,000 सीधा सीधा कैलकुलेशन है। एनआरवी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और जो भी आपकी कॉस्ट होती है आप उसको लेस कर देते हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 5.4 आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो 5.4 आप ईच बेचते हो, ठीक है। तो 5.4 और क्वांटिटीज़ तो वही 12,000 ही रहेगी, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये आपके पास होता है 64,800, ठीक है। बट अभी आपके पास कॉस्ट भी थोड़ी सी है। यहाँ पे देख रहे हो आप कमीशन दे रहे थे और ये डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है क्योंकि आप सेल प्राइस पे ही दे रहे हो, ठीक है। मतलब जितना भी आपके जो है वो जो भी सेल स्टाफ हैं वो सेल करते हैं, आप उसको कहते हो 15% आपको कमीशन ले लो, तो आपको इसको भी पहले लेस करना पड़ेगा, जो कि है 15%। 5.4 का 15% कैसे निकालोगे, देखो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 15% कर दोगे तो 0.81, ठीक है। और ये भी 12,000 यूनिट्स पे ही दोगे, 12,000, तो ये कितना होता है 9720। तो अब आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यार सीधा ये डायरेक्ट कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट जो है वो माइनस करते हैं, एनआरवी हमने पढ़ा था ना ऊपर, सेलिंग प्राइस फिर सेलिंग कॉस्ट, तो वही चीज़ है, ये सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे 64,800, 9720 माइनस करेंगे तो 55,080। इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी। कॉस्ट 72,000 है, एनआरवी 55,080 है, तो किस में रिकॉर्ड होने वाली है 55,080 पे आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी, यानी कि आप यहाँ पे लिख दोगे 1 सेकेंड 55,080, ठीक है जी। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे ट्रिकी व्रिकी जो एक बारी में नहीं समझ आ सकते, बट इट इज़ ओके, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर अच्छी लगी यार वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।